ये फॉर्मेट हमने कल जहाँ से छोड़ा था वहाँ से ही आगे कंटिन्यू करते हैं। अब तक हमने इनकम टैक्स के फॉर्मेट में सबसे पहले पढ़ा है जी बेसिक सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का पोर्शन हमने स्टार्ट किया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12 उसके टैक्स रेगुलेशंस हम पढ़ रहे हैं। कल के लेक्चर में ये थर्ड लेक्चर है जी इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल के फॉर्मेट के हवाले से। एक में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया। कल के लेक्चर में हमने डिस्कस किया भाई कि इनकम फ्रॉम सैलरी में सबसे पहले बेसिक सैलरी लिखी जाती है। बेसिक सैलरी फुली टैक्सेबल होती है। फिर मैंने बताया बेसिक सैलरी के बाद 5 कैश में मिलने वाले अलाउंसेस हैं जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अदा करता है। उसमें बेसिक सैलरी के बाद कमीशन, बोनस, ओवरसीज अलाउंस, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस और डियरनेस अलाउंस हैं। इनके भी टैक्स रेगुलेशन हमने कल पढ़े कि ये फुली टैक्सेबल होते हैं। फिर हम उन बेनिफिट्स की टैक्स कैलकुलेशन पर आगे जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है फिर हमने कल उनको डिस्कस करना शुरू किया। और उसमें पहला बेनिफिट अकोमोडेशन, रिहाइश की सहूलत के हवाले से हमने कल डिस्कस किया कि अगर एक कंपनी अपने मुलाजिम को रिहाइश के लिए, एम्प्लॉय को रिहाइश के लिए मकान दे देती है या मकान नहीं दे सकती तो अलाउंस दे देती है तो उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगी, हमने कल डिस्कस किया। आज हम सेकंड बेनिफिट जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है, सेकंड बेनिफिट दैट इज़ कन्वेंस फैसिलिटी, सवारी की सहूलत। सवारी की सहूलत जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो कन्वेंस की सहूलत देता है, गाड़ी की सहूलत देता है, पिक एंड ड्रॉप की सहूलत देता है, आने जाने का किराया देता है, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या है ये अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जिस तरह कल मैंने बताया था कि हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को मकान नहीं दे सकती, तो वो कंपनियां जो हर एम्प्लॉय को हाउस नहीं दे सकती, मकान नहीं दे सकती, वो अपने एम्प्लॉय को क्या करती हैं, हर महीने सैलरी में कुछ अलाउंस दे देती हैं। इसी तरह हर कंपनी अपने एम्प्लॉय को सवारी के लिए, कन्वेंस के लिए गाड़ी या बाइक नहीं दे सकती। तो कंपनियां आमतौर पर क्या करती हैं, अपने एम्प्लॉय को हर महीने सैलरी में कन्वेंस अलाउंस दे देती हैं, कैश अमाउंट दे देते हैं सैलरी में। अलग से लिखा होता है कि भाई ये आपको 5,000 रुपया मिल रहा है या 7,000 मिल रहा है या 10,000 मिल रहा है कन्वेंस अलाउंस की मद में। तो कन्वेंस फैसिलिटी की पहली सूरत, कन्वेंस फैसिलिटी की पहली सूरत है जी कन्वेंस अलाउंस, जो नकद रकम एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को अदा करता है उसके आने जाने के लिए, उसकी सवारी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कन्वेंस अलाउंस। तो बेटा कन्वेंस अलाउंस जितना भी मिलेगा ये फुली टैक्सेबल होगा। मैंने बताया था आउटर कॉलम फुली टैक्सेबल आइटम के लिए है। तो जितना भी कन्वेंस अलाउंस मिलेगा जितना भी कन्वेंस अलाउंस मिलेगा ये फुली टैक्सेबल होगा। कि वो कंपनियां जो अपने एम्प्लॉय को गाड़ी या कोई बाइक नहीं दे सकती वो फिर कन्वेंस अलाउंस दे देती है। सेकंड ऑप्शन, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कन्वेंस प्रोवाइड कर देता है, मतलब कार दे देता है, गाड़ी दे देता है। अब गाड़ी की वैल्यू लाखों में हो सकती है, करोड़ों में हो सकती है। गाड़ी का कोई भी मॉडल हो सकता है, कोई भी कंपनी, कोई भी ब्रांड हो सकता है। टैक्स कैलकुलेशन को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि गाड़ी 4 व्हीलर है, 6 व्हीलर है, गाड़ी 2 लोगों के लिए है, 10 के लिए है, गाड़ी का मॉडल कौन सा है, गाड़ी किस ब्रांड की है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। टैक्स कैलकुलेशन इस बुनियाद पर होती है कि जो कार दी गई है ना, ये जो कन्वेंस प्रोवाइड की गई है, ये किस मकसद के लिए दी गई है, इससे टैक्स कैलकुलेशन को फ़र्क पड़ता है। अगर तो कन्वेंस अलाउंस मिलेगा तो फुली टैक्सेबल है, और अगर क्या मिलेगा, कार मिलेगी, गाड़ी मिलेगी इस्तेमाल के लिए, तो टैक्स कैलकुलेशन के हवाले से ये बात जहन में रखनी है कि टैक्स कैलकुलेशन डिपेंड करेगी इस बुनियाद पर कि उसे ये कार किस मकसद के लिए दी गई है, ये कन्वेंस किस पर्पज़ के लिए दी गई है।
पर्पस डिफाइन करेगा इसकी टैक्स कैलकुलेशन क्या होगी। अब पर्पस क्या हो सकता है जी? नंबर 1, फॉर ऑफिशियल यूज ओनली। कार दी जाए और कंपनी कहे भाई ये सिर्फ दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है, बस सिर्फ दफ्तर में इस्तेमाल करनी, बिजनेस पर्पस के लिए यूज करनी है, अपनी जॉब के लिए बस इस्तेमाल करनी है, ज़ाती इस्तेमाल नहीं करना। और ये भी मुमकिन है एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को कार दे दे, कन्वेंस फैसिलिटी दे दे और कह रही है सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है। ये भी मकसद हो सकता है। कार प्रोवाइड करने का मकसद क्या हो सकता है? सिर्फ बिजनेस पर्पस, और सिर्फ पर्सनल यूज भी हो सकता है, सिर्फ पर्सनल यूज भी हो सकता है, और फॉर बोथ पर्पस, कंपनी कहे जी ये बोथ पर्पस के लिए है। आप इसको घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दफ्तर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर कन्वेंस अलाउंस मिलेगा तो फुली टैक्सेबल है, और अगर कार मिलेगी तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में देखना पड़ेगा उसकी टैक्सेबिलिटी के लिए, देखना पड़ेगा कि ये कार किस मकसद के लिए मुहैया की गई है। अगर कार प्रोवाइड की जाए फॉर ऑफिशियल यूज़, अगर कार प्रोवाइड की जाए तो जितनी भी कार जिस मर्जी मॉडल की हो, जितनी मर्जी उसकी वैल्यू हो, ये फुली एग्जैम्प्ट है, ये बेनिफिट फुली एग्जैम्प्ट है। वो कार जो दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है वो फुली एग्जैम्प्ट है, उस पर कोई टैक्स नहीं। जो कार दफ्तरी इस्तेमाल के लिए है उस पर कोई टैक्स नहीं, वो फुली एग्जैम्प्ट है। लेकिन जो कार ज़ाती इस्तेमाल के लिए मिली है, जो कार ज़ाती इस्तेमाल के लिए मिली है, उस कार की फेयर मार्केट वैल्यू, उस कार की FMV स्टैंड फॉर फेयर मार्केट वैल्यू, उस कार की फेयर मार्केट वैल्यू का 10% पोर्शन लिया जाएगा और वो टैक्सेबल होगा। टैक्स नहीं होगा, टैक्सेबल होगा। ये पार्शियल टैक्सेबल वाली आइटम कि कार आपको मिली है 10 लाख की, उस कार का मकसद है जी ज़ाती काम के लिए, कार की वैल्यू लिखें 10 लाख, उसका 10% लें, कितना आ गया? 1 लाख। अभी मैंने कहा 10 लाख की कार है, 10 लाख की कार है, उसका 10% लें, कितना आ गया? 1 लाख। वो 1 लाख यहाँ लिख दें, ये टैक्सेबल होगा, इस पर टैक्स लग जाएगा, 1 लाख पर टैक्स लग जाएगा। 1 लाख टैक्स नहीं है। पहले मैंने बताया बार बार इंट्रोडक्टरी लेक्चर में कि हम वो आइटम निकाल रहे हैं जिन पर टैक्स लगना है। अब टैक्स कितना लगेगा ये डिपेंड करेगा कि उसकी टोटल इनकम कितनी है। जितनी ज़्यादा टोटल इनकम होगी उतना ज़्यादा टैक्स रेट ज़्यादा होगा। बहरहाल ये पार्शियल टैक्सेबल वाली आइटम है कि जितने की कार मिली है, कार की वैल्यू देखनी है फेयर, ब्लैक में वैल्यू नहीं देखनी, इंश्योरेंस वाली वैल्यू नहीं देखनी, एक्चुअल प्राइस जो अभी आप पढ़ के भी आए हैं, कैश प्राइस जो मार्केट में होती है, उस कैश प्राइस का 10% जितनी अमाउंट आएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। और अगर कार आपको प्रोवाइड की जाए कंपनी की तरफ से फॉर बोथ पर्पस, दोनों कामों के लिए, मतलब कहा जाए भाई आप दफ्तर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर कार की वैल्यू का 5%, फिर कार की वैल्यू का 5% टैक्सेबल होगा। फिर कार की वैल्यू का 5% टैक्सेबल होगा। ये कन्वेंस की ट्रीटमेंट्स हैं। अब इसके हवाले से कुछ नोट्स याद रखने हैं। कार अगर नहीं मिलेगी, अलाउंस मिलेगा तो फुली टैक्सेबल है, और अगर कार की सहूलत मिल गई तो देखना पड़ेगा कार किस पर्पस के लिए मिली है, ज़ाती काम के लिए, दफ्तरी काम के लिए, दोनों मकसद के लिए, फिर उसके हिसाब से टैक्सेबिलिटी हो जाएगी। कुछ नोट्स हैं जी। इफ द वैल्यू ऑफ कार इज नॉट गिवन, ये जो फेयर मार्केट वैल्यू है ना, इज नॉट गिवन,
then no tax treatment will be made. देखिए बेटा, ये जो 5% लेना ना या 10% लेना है, अपनी मर्जी नहीं चलनी। क्या आप कहें जी 10% हम बेसिक सैलरी का ले लेते हैं, अच्छा जी 10% मिनिमम टाइम स्केल का ले लेते हैं? नहीं, टैक्स रूल है कि 10% सिर्फ यहाँ पर लेना है, किसका? कार की वैल्यू का। अगर क्वेश्चन में कार की वैल्यू गिवन नहीं होगी तो हम कोई टैक्स ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे उसे। हम लिख देंगे भाई कार की वैल्यू जब गिवन नहीं है तो हम 5% और 10% नहीं ले सकते, तो 5% और 10% नहीं लिया जाएगा अगर कार की वैल्यू गिवन ना हुई। लीज्ड वैल्यू is ignored during tax calculation. Only fair market value is taken, is used. कार का मॉडल या उसकी कंपनी उसकी टैक्स ट्रीटमेंट पर कोई चेंज नहीं लेकर आती। कार का जो मर्जी मॉडल हो, चाहे जीप हो, लिखा होगा कि क्वेश्चन में कि मर्सिडीज़ कार है जी, जीप है, या कार का ये वाला मॉडल है, उसकी इतनी वैल्यू है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कैलकुलेशन में। एक्सपेंडिचर्स ऑफ कन्वेंस, whether paid or borne by employer or employee, also does not affect its tax treatment. सम टाइम वो लिखा है जी कार का जो मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर है ना वो एम्प्लॉयर मेंटेन कर रहा है या एम्प्लॉय खुद कर रहा है। कार के रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंडिचर, उसकी ट्यूनिंग के एक्सपेंडिचर, उसकी रिपेयर के एक्सपेंडिचर, किसी क्वेश्चन में लिख देता जी एम्प्लॉयर बियर कर रहा है, किसी में लिख देता जी एम्प्लॉय बियर कर रहा है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता टैक्स कैलकुलेशन पे। टैक्स कैलकुलेशन मैंने आपको बता दी है कि कन्वेंस अलाउंस होगा तो फुली टैक्सेबल है, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर होगा तो देखना पड़ेगा पर्पस क्या है। अगर पर्पस ऑफिशियल होगा तो फुली एग्जैम्प्ट है, अगर पर्पस पर्सनल होगा तो कार की वैल्यू का 10% लेना है, और अगर पर्पस जो है वो बोथ पर्पस होगा तो 5% लेना है। आखिरी नोट है बेटा इस हवाले से, आखिरी नोट कन्वेन, इसलिए फॉर्मेट है ना ये, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल आए आप इस फॉर्मेट को खोलें, इसको पढ़ें और आपका वो प्रॉब्लम जो है वो आपकी सॉल्व हो जाए। इफ़ द पर्पस इज़ नॉट गिवन, अगर कन्वेंस का पर्पस ना बताया हो, अगर कन्वेंस का पर्पस ना बताया होगा, कन्वेंस पर्सनल पर्पस के लिए है या ऑफिशियल पर्पस के लिए है, तो इट इज़ कंसिडर्ड फॉर बोथ पर्पस। तो हम क्वेश्चन की पर्पस के लिए उसको बोथ पर्पस कंसिडर करके 5% लिया करेंगे। इफ़ द पर्पस ऑफ कन्वेंस इज़ नॉट गिवन देन इट इज़ कंसिडर्ड फॉर बोथ पर्पस। फिर जी एक्सपेंडिचर ऑफ कन्वेंस वेदर बोर्न और paid by the employer or employee also does not affect his tax treatment. थर्ड में मैंने कहा मॉडल एंड द कंपनी ऑफ कार also does not change its tax treatment.
सेकंड में मैंने कहा लीज वैल्यू इज इग्नोर्ड ड्यूरिंग द टैक्स कैलकुलेशन, ओनली द फेयर मार्केट वैल्यू इज यूज्ड। और फर्स्ट में मैंने कहा इफ द फेयर मार्केट वैल्यू इज नॉट गिवन देन हम इसकी टैक्स कैलकुलेशन को छोड़ देंगे, कोई कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये सारे नोट, ये सारी जो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, मैंने कहा था ना कि ये टैक्स के न्यूमेरिकल से रिलेटेड 6-7 लॉन्ग क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो यहाँ से ही बनने हैं। अगर आप फॉर्मेट साथ साथ याद कर लेंगे तो समझ रहे हैं वो 6-7 थ्योरेटिकल क्वेश्चन कवर हो जाएंगे आपके, और पेपर में उनमें से एक लाजमी आ जाएगा। ये भी हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये सारे नोट्स जो हैं ये क्वेश्चन का हिस्सा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन का। जब ये फॉर्मेट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये फॉर्मेट करने से आपके कौन से 5-6 क्वेश्चन कवर हो गए हैं। आप ये फॉर्मेट जो लिख रहे हैं इसी को लिख देंगे ना पेपर में, ये कॉलम लगाए बगैर, ये कॉलम लगाए बगैर आप ये थ्योरी लिख देंगे ना, मैं इन पे बताऊंगा, तो आपका वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ। इस वजह से पूरी डिटेल से मैं आपको फॉर्मेट समझा रहा हूँ, हर चीज़ बता रहा हूँ, ताकि कोई भी न्यूमेरिकल हो किसी जगह पे अटकें, ये फॉर्मेट ओपन करें तो आप वो न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकें। तो ये दूसरा परक्विजिट, दूसरा मेजर बेनिफिट हमने डिस्कस कर लिया है। थर्ड मेजर बेनिफिट है दैट इज़ मेडिकल फैसिलिटी, सेहत की सहूलत जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करती है, उसकी टैक्स ट्रीटमेंट क्या होती है। थर्ड परक्विजिट है जी, कल हमने अकोमोडेशन डिस्कस किया था, आज ये मेडिकल फैसिलिटी। थर्ड है जी मेडिकल फैसिलिटी। मेडिकल की फैसिलिटी, सेहत की सहूलत जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। डिफरेंट वेज के साथ ये मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। जिस तरह कन्वेंस मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जाती है, अकोमोडेशन मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जाती है, इसी तरह मेडिकल फैसिलिटी भी मुख्तलिफ तरीक़ों से दी जाती है। बात ज़रा फॉलो कीजिएगा, पहले सुन लें फिर बाद में मैं करवाऊँगा तो आसानी हो जाएगी। मेडिकल फैसिलिटी देने का एक तरीका बड़ा आसान सा है कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है भाई हर महीने हम आपको सैलरी में ना इतने पैसे इजाफी दिया करेंगे मेडिकल अलाउंस के लिए। अब मेरी ज़रा बात बेटा फॉलो कीजिएगा, उसे कहते हैं मेडिकल अलाउंस। क्या कहते हैं? अब रिहाइश तो हर बंदे की होना लाजमी है, कन्वेंस भी हर किसी को लाजमी ज़रूरी है। मेडिकल की सहूलत मिलना ये कंडीशनल होता है। किसी को हो सकता है पूरा महीना मेडिकल की कोई ज़रूरत, किसी को पूरा साल ना पड़े, किसी को साल में हर महीने ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए, किसी को इतनी मेजर हो मेडिकल के एक्सपेंडिचर, इतने मेजर भी हो सकते हैं, हैवी एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं। मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है ना ये, क्योंकि ये इंजॉयमेंट के लिए नहीं है। मेडिकल एक्सपेंडिचर वो हैं जो आपकी सेहत की ख़राबी के लिए आपको दिए जाते हैं। अकोमोडेशन अलाउंस तो फुली टैक्सेबल था, कन्वेंस अलाउंस भी फुली, लेकिन मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं है। इसमें कुछ रायत है, वो भी पढ़ते हैं अभी हम। पहली सूरत तो बहरहाल ये हो गई, पहली सूरत तो कि हर महीने सैलरी में क्या मिल जाएगा। हर लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ ना, हर लफ्ज़ मैं बोल रहा हूँ वो आपके सुनने के लिए है, आपके लिए ज़रूरी है। आप समझते शायद कुछ लाइनें ऐसी जिसमें ना भी सुनेंगे तो खैर है, बाद में 2 मिनट बाद बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है, पता नहीं पहले क्या बता दिया था, मुझे समझ नहीं आ रही, उसी वजह से कि आप 100% सुन नहीं रहे होते। हर लफ्ज़ जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरी ऑप्शन कि कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को कहती है भाई आप इस तरह करें, मेडिकल के जितने खर्चे होते हैं ना आपका, जब भी आपकी तबीयत ख़राब होगी आप हॉस्पिटल जाएंगे, अपना इलाज करवाएंगे, जितना भी खर्चा होगा ना, जितना भी खर्चा होगा आप वो खर्चा अदा कर दीजिएगा और उसके बिल बनवा लीजिएगा। बिल बनवाकर जो हॉस्पिटल है ना, जो मेडिकल प्रैक्टिशनर है, उस हॉस्पिटल वाले से दस्तखत करवा लीजिएगा। शर्त यह है कि जिस हॉस्पिटल से आप इलाज करवाएं उस हॉस्पिटल का NTN नंबर हो, उसने अपने आप को, उस हॉस्पिटल वाले ने, उस क्लिनिक वाले ने, उस डॉक्टर ने अपने आप को रजिस्टर्ड करवाया हो टैक्स डिपार्टमेंट में। फिर आप उसका बनाया हुआ बिल लेकर आ जाएंगे ना दस्तखत करवा के, तो हम आपको वो बिल रीइंबर्स कर देंगे, उसकी वापसी दे देंगे। शर्त क्या है कि वो जो बिल आप बना के देना उस पर जिस मेडिकल ऑफिसर के साइन हो
जिस हॉस्पिटल से आपने ट्रीटमेंट करवाई हो वो रजिस्टर्ड क्लिनिक होना चाहिए, रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होना चाहिए, उसका एनटीएन नंबर होना चाहिए, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर का, उस डॉक्टर का क्या होना चाहिए, एनटीएन नंबर होना चाहिए। ये दूसरी सूरत हो गई। तीसरी सूरत, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को कहती है भाई आप इस तरह करें, आपको हम एक लिस्ट दे देते हैं, आप जिस शहर में रहते हैं ना, हर शहर में नाम बता देते हैं भाई ये 3-4 हॉस्पिटल हैं आपके शहर के, यहाँ चले जाएं, हम आपको कार्ड बना देते हैं, वो कार्ड आप जाकर दिखाइएगा, आपका मुफ्त इलाज हो जाएगा। नॉमिनेट कर देती कंपनी कि भाई इन हॉस्पिटल से इलाज करवा लें, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, आप उस हॉस्पिटल से जाकर फ्री इलाज करवा लें। ये भी मेडिकल की फैसिलिटी है। सम टाइम कंपनी जब लोगों को जॉब पर रखती है ना, जॉब पर रखती है, तभी तय कर लेती है सारे फायदे कि भाई हम आपको अलाउंस देंगे, या हम आपको मेडिकल की फैसिलिटी देंगे, या हम आपके मेडिकल बिल रीइंबर्स कर दिया करेंगे, या हम आपको हॉस्पिटल बता देंगे वहाँ से जाके इलाज करवा लीजिएगा। पहले तय हो जाता है। और बाज़ औक़ात होता है पहले कुछ तय नहीं हुआ होता, कंपनी पहले तय नहीं करती हम आपको सेहत की सहूलत देंगे, बाद में होता क्या, किसी एम्प्लॉय का अचानक एक्सीडेंट हो गया, सीवियर एक्सीडेंट है, उसका ऑपरेशन होना चाहिए, 10 लाख रुपए लगना है उस पर, कंपनी कहती है वो 10 लाख हम देंगे। पहले तय नहीं हुआ था, पहले तय, बाद में कंपनी ने उसके एक्सीडेंट पर, उसके ऑपरेशन पर जितना खर्चा आया ना मेडिकल का, वो कंपनी ने बर्दाश्त कर लिया। वो शर्त नहीं थी, कंपनी के लिए लाजमी नहीं था, क्योंकि कंपनी ने पहले तय बादरा फॉलो करनी है। अगर तो कोई सहूलत मेडिकल की मिले, पहले से तयशुदा जो मुलाजमत की शर्तें होती हैं ना उसके मुताबिक, सेहत की सहूलत अगर मिली है, किसके मुताबिक, सेहत की सहूलत अगर मिली है, अगर मुलाजमत देते वक्त जो शराइत लिखी गई थी उसके मुताबिक, फिर तो ये सेहत की सहूलत फुली एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर आपको कंपनी ने कोई मेडिकली असिस्ट कर दिया है, आपके साथ ताउन कर दिया है, आपके ऑपरेशन की फ़ीस दे दी है, आपके लिए किसी भी किस्म की असिस्टेंस दे दी है, लेकिन पहले कंपनी ने आपके साथ कमिटमेंट नहीं की हुई थी, जॉब देते वक्त कोई कमिटमेंट, अब अगर मेडिकल की सहूलत मिलेगी ना, विच इज़ नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जो कि मुलाजमत के शर्तों में से शर्त नहीं थी, अब जो मेडिकल की सहूलत मिलेगी वो फुली टैक्सेबल होगी। अगर मेडिकल की सहूलत मिलेगी शर्त के मुताबिक, तयशुदा मुआहदे के मुताबिक, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट मुलाजमत की शराइत के मुताबिक, फिर तो फुली एग्जाम्प्ट है। लेकिन अगर मेडिकल की सहूलत मुलाजमत की शराइत के मुताबिक नहीं मिलती, वैसे मिल जाती है, तो फिर फुली टैक्सेबल है। तो मैंने 3 तरह के मेडिकल की सहूलतें आपके सामने डिस्कस की हैं। सबसे पहले मैंने क्या कहा जी, मेडिकल अलाउंस। क्या पहली सूरत है जी, मेडिकल अलाउंस। बेटा मैंने बताया कि अकोमोडेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल है, कन्वेंस अलाउंस फुली टैक्सेबल है, लेकिन मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं है। मेडिकल अलाउंस एग्जैम्प्ट है, लेस एग्जैम्प्ट अप टू 10% ऑफ बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी का 10% लेना है, जितनी रकम आएगी वो इसमें से माफ हो जाएगी, एग्जैम्प्ट हो जाएगी। अगर कोई बाकी बचेगी तो वो टैक्सेबल होगी, वरना टैक्सेबल नहीं होगी। मिसाल के तौर पर किसी को मेडिकल का अलाउंस मिलता है 1 लाख सालाना, सारा टैक्सेबल नहीं है, बीच में से माफ भी है। कितना माफ है? बेसिक सैलरी के 10% के बराबर। किसी की बेसिक सैलरी बनती है 7 लाख, उसका लेने 10%, 1 लाख में से 10% बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी 7 लाख है, उसका 10% दिया 70,000 आ गया, 1 लाख में से 70,000 माफ हो गया, बाकी 30,000 टैक्सेबल होगा। क्लियरली मैंने आपके सामने लिखा है कि जो मेडिकल अलाउंस मिलेगा उसमें से माइनस कर दें क्या, बेसिक सैलरी का 10%, बेसिक सैलरी का 10% माइनस कर दें। समझ आ गई बात की नहीं? अकोमोडेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल है, कन्वेंस अलाउंस फुली टैक्सेबल है, लेकिन मेडिकल अलाउंस फुली टैक्सेबल नहीं है। दूसरी सूरत, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स्ड।
अगर किसी को मेडिकल बिल्स रीइंबर्स हो गए हैं, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स का मतलब क्या होता है? वापस हो जाना, खर्चा आप करें बाद में वापस हो जाएं। कहता है अगर किसी के मेडिकल बिल्स क्या हो गए हैं, अगर वो बिल्स क्या हो, साइंड बाय द मेडिकल प्रैक्टिशनर। मेडिकल प्रैक्टिशनर कहते हैं डॉक्टर को, हॉस्पिटल वालों को, विद NTN, जिसका क्या होगा, उस डॉक्टर का, उस मेडिकल प्रैक्टिशनर का क्या होगा, NTN नंबर होगा। तो फिर तो मेडिकल बिल्स जो रीइंबर्स हुए ना, ये फुली एग्जैम्प्ट होंगे। क्या होंगे? और अगर मेडिकल बिल्स आपको रीइंबर्स हो रहे हैं, कंपनी वापस कर रही है विदाउट NTN, जिस प्रैक्टिशनर के साइन हुए थे ना, वो प्रैक्टिशनर, उसका NTN नंबर नहीं था, उसने अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करवाया हुआ था, तो फिर ये जो बिल्स रीइंबर्स हुए ना, ये फुली टैक्सेबल हो जाए। वो 1 लाख के बिल हों, 10 लाख के बिल हों, फुली टैक्सेबल हो जाए। ये तीसरी सूरत मैंने बताई थी। ये तो हो गया ना मेडिकल बिल्स रीइंबर्स हो जाएं, ये तो हो गया बेटा मेडिकल बिल्स रीइंबर्स हो जाएं। इसी का सब पार्ट लिख लें, इसको इसी का सब पार्ट लिख लें, बी का सब पार्ट, ये सी ऑप्शन है जी, उसके सब पार्ट्स। फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल फैसिलिटी का मतलब मैंने क्या बताया था कि कंपनी आपको कहे जी फलां फलां हॉस्पिटल से जाकर मुफ्त इलाज करवा ले, हम आपको कार्ड बना देते हैं, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन, मुफ्त इलाज करवा लें, फ्री मेडिकल की सहूलतें। कंपनी के अंदर कोई मेडिकल हॉस्पिटल कंपनी ने बनाया हुआ है, या कंपनी कोई कैंप लगाती है हर महीने या हर रोज़ कोई कैंप लगाती है, हर हफ्ते में कैंप लगाती है, वहाँ से फ्री ट्रीटमेंट आपका होता है, फ्री हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल फैसिलिटी। अगर ये सेहत की सहूलत, ये मेडिकल फैसिलिटी, अगर ये सेहत की सहूलत, ये मेडिकल फैसिलिटी अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, क्या है? ये सारी थ्योरी जो मैं लिख रहा हूं ना, ये आप याद कर लें। मैं कह रहा हूं आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन साथ साथ कवर हो जाएगा, तब आपको इसका बेनिफिट समझ आएगा याद करने का। न्यूमेरिकल तो होगा ही होगा इसे, इसके बगैर तो न्यूमेरिकल भी नहीं होगा, लेकिन थ्योरेटिकल भी साथ कवर हो जाएगा। अंडर द टर्म ऑफ, अगर बेटा ये फ्री मेडिकल और हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी जो है ये अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हुई, मुलाजमत की शर्तों में से शर्त हुई, तो फिर तो ये फुली एग्जैम्प्ट होगी। फिर तो ये फुली एग्जैम्प्ट होगी। और अगर ये नॉट अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और अगर ये मुलाजमत की शर्तों में से शर्त ना हुई, वैसी कंपनी आपको फ्री हॉस्पिटलाइजेशन की फैसिलिटी दे देती है, तो फिर ये फुली टैक्सेबल हो, फिर फुली टैक्सेबल हो। अब ये चीज़ें ऐसी हैं जो डेली बेसिस पर याद करने वाली हैं, नहीं याद करेंगे तो बाद में आपसे न्यूमेरिकल नहीं होना, थ्योरेटिकल तो होगा ही नहीं, न्यूमेरिकल भी नहीं होना, तो अल्टीमेटली मसला आपके लिए बनेगा। इसलिए अपने फ़ायदे के लिए डेली बेसिस पे याद करना शुरू करते हैं। अगर अभी तक नहीं याद किया तो अभी भी चांस है, इससे आगे चले गए ना आप, अब 4-5 दिन का काम इकट्ठा होगा, फिर नहीं होना किसी सूरत, फिर फॉर्मेट याद करते रहेंगे, कोई नहीं होना, क्योंकि हमने तो डेली बेसिस पे पढ़ना है। तो मेडिकल की सहूलतें 3 हो गई जी, मेडिकल अलाउंस, मेडिकल बिल्स रीइंबर्स और फ्री हॉस्पिटलाइजेशन फैसिलिटी। इसका सिर्फ एक नोट लिख लें भाई,
नोट देखें मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा जी इफ द मेडिकल अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन एडिशन टू मेडिकल फैसिलिटी, अगर एक कंपनी अपने मुलाजमीन को दो दो फायदे दे दे, मेडिकल अलाउंस भी दे दे और मेडिकल फैसिलिटी भी दे दे, क्या मैं कह रहा हूं, एक कंपनी अपने एम्प्लॉय को मेडिकल अलाउंस भी दे दे और मेडिकल फैसिलिटी भी दे दे, उस सूरत में मेडिकल अलाउंस की जो एग्जाम्पशन है ना, जो माफी है, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब दो दो फायदे मिल रहे हैं ना। एक चीज तो टैक्सेबल होनी है कि नहीं, इधर जरा बात सेंसेबल होकर सुनिएगा जरा, शाबाश, होश में आके जरा। दो फायदे मिल रहे हो, मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा हो और कहा जाए भी मेडिकल की सहूलत भी मिलेगी। सहूलत दो तरह की हो सकती है, यहाँ बिल्स रीइंबर्स हो जाएंगे या फ्री इलाज की सहूलत मिल जाएगी। अब जो बिल मिलने हैं, बिल रीइंबर्स होने हैं या मेडिकल की सहूलत मिलनी है हॉस्पिटल से फ्री ट्रीटमेंट, वो तो है ही एग्जाम्प्ट। इन एडिशन का मतलब है दोनों मिल जाएं। क्या मिल जाए, मेडिकल अलाउंस भी और मेडिकल की, भाई फैसिलिटी तो है ही एग्जाम्प्ट। कहता है अगर अलाउंस के साथ फैसिलिटी भी मिल रही हुई तो फैसिलिटी तो एग्जाम्प्ट है ही है, अलाउंस फिर एग्जाम्प्ट नहीं होगा, फिर अलाउंस फुली टैक्सेबल होगा। अगर दो भाई, वो जो 10% माइनस किया हुआ है ना, फिर वो माइनस नहीं होगा, फिर जितना अलाउंस होगा ना, जैसे अकोमोडेशन अलाउंस फुली टैक्सेबल था, जैसे कन्वेंस अलाउंस फुली टैक्सेबल था, वैसे ये भी फुली टैक्सेबल हो जाएगा। कब भला, अगर मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल फैसिलिटी, लेकिन शर्त बता क्या है, जो मेडिकल फैसिलिटी हो ना वो अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो, मतलब वो एग्जाम्प्ट होनी चाहिए। एक चीज एग्जाम्प्ट होगी तो दूसरे की एग्जाम्पशन खत्म हो जाएगी। लेकिन मेरी बात सुने, अगर किसी को मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और जो यहाँ बिल रीइंबर्स होते हैं वो एनटीएन नंबर उसका नहीं था, तो वो तो एग्जाम नहीं होगा, फिर अलाउंस एग्जाम्प्ट होगा। मैंने साथ ब्रैकेट में लिख दिया है, इफ द मेडिकल अलाउंस इज प्रोवाइडेड इन एडिशन टू द मेडिकल फैसिलिटी अंडर द टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट, टर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट के मुताबिक हो अगर, तो फिर मेडिकल अलाउंस इज फुली टैक्सेबल, फिर मेडिकल अलाउंस क्या होगा, फुली टैक्सेबल होगा। क्लियर हो गया जी। तो आज हमने दो परक्विजिट्स डिस्कस कर लिए हैं जी, कन्वेंस फैसिलिटी और मेडिकल फैसिलिटी। यहाँ पर आज का लेक्चर हमारा फिनिश हो गया जी। कल इंशाअल्लाह हम नेक्स्ट परक्विजिट्स जो हैं उन्हें डिस्कस करेंगे।